हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्शंस, यानी कि भारत में चुनाव किस तरीके से होते हैं। पिछले वीडियो में हमने इलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल से समझा और साथ ही साथ हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक देश में इलेक्शंस से जुड़े हुए क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या प्रावधान है, हमने डिटेल में उनका एनालिसिस किया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में चुनाव से संबंधित कौन कौन से कानून हैं जो देश की संसद या राज्य विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव ने उनको पास किया है। इस वीडियो में हमारा फोकस में 3 कानून के ऊपर रहेगा, क्योंकि देश की संसद ने बहुत से कानून पास किए हैं जो चुनाव से संबंधित है, लेकिन 3 जो लॉज हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। दूसरा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और तीसरा है सीमांकन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन 2002 जो सबसे लेटेस्ट में बना है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि संविधान का अनुच्छेद 327 देश की संसद को और अनुच्छेद 328 राज्य विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव को ये अधिकार देता है कि वो चुनाव से या इलेक्शन से जुड़े हुए विषयों के ऊपर कानून बना सकते हैं। इन्हीं शक्तियों यानी कि 327 का उपयोग करते हुए देश की संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को पारित किया। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। अब हम देखते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद से दी गई पावर का उपयोग करते हुए देश की संसद ने इस कानून को पारित किया है। तो आर्टिकल 80, 81, 170 और 171 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए देश की संसद ने ये कानून पारित किया है। आर्टिकल 81 ये बताता है कि देश की संसद में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी। 170 बताता है कि राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है। और 171 ये बताता है कि राज्य की विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ऊपरी सदन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितनी हो सकती है। लेकिन भारत का संविधान यानी कि अनुच्छेद 81, 170 और 171 ये बोलते हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ सीट कितनी होंगी ये डिसाइड करने का अधिकार देश की संसद को है। यानी कि मैक्सिमम सीट कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ सीट कितनी होंगी ये डिसाइड करने का अधिकार देश की संसद के पास है। और इन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को जोड़ा गया है। तो मुख्य काम जो है वो आरपी एक्ट 1950 का ये है कि ये देश की संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सीटों की वास्तविक संख्या एक्चुअल नंबर ऑफ सीट कितनी है डिसाइड करता है। साथ ही साथ ये इस बात को भी डिसाइड करता है कि लोकसभा या राज्यसभा में किस स्टेट में कितनी सीट होगी ये डिसाइड करने का अधिकार भी आरपी एक्ट 1950 में है। यानी कि हरियाणा में 10 लोकसभा होगी, पंजाब में 13, दिल्ली में 7, राजस्थान में 25, उत्तर प्रदेश में 72, यानी कि ये सीटें कितनी होगी ये डिसाइड करने का अधिकार भी यानी कि जो करने की शक्ति है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में है। साथ ही साथ विधान परिषद में कितनी सीट होंगी और किस तरीके से इन सीटों को भरा जाएगा और कौन कौन से ऑफिसर विधान परिषद में सीटों को भरने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असिस्ट करेंगे या अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगे, इसका वर्णन भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में किया गया है। साथ ही साथ ये अधिनियम भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग से सलाह करके परामर्श करने के पश्चात देश में चुनावी क्षेत्र यानी कि कितने चुनावी हलके होंगे उनकी सीटों को फिक्स कर सकता है। इसी का उपयोग करते हुए या इसी के तहत भारत में 2026 तक जो नंबर ऑफ सीट है लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद, राज्यसभा, इन सीटों की संख्या को फिक्स कर दिया गया है, यानी कि इनकी संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती 2026 तक। साथ ही जब ये कानून बनाया गया था यानी कि 1950 में, तो सबसे स्टार्टिंग में आरपी एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए यानी कि जो चुनावी हलके हैं उनका सीमांकन किया गया था, डिलिमिटेशन किया गया था
इसको हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक चुनावी हल्का है, तो उसकी सीमाएं कितनी बड़ी होगी, यानी कि कितने लोग उसके अंदर आएंगे और उसका क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा, कौन कौन सी उसकी बाउंड्री होगी, ये डिसाइड करने का अधिकार भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में दिया गया। हालांकि बाद में जो ये चुनावी क्षेत्र है इनको अपडेट करने का काम हुआ, क्योंकि कुछ क्षेत्र में जनसंख्या घट रही है, बढ़ रही है, तो उसका क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहता है। इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि सीमांकन आयोग बनाया गया। लेकिन शुरुआत में जो सीमांकन हुआ था या डिलिमिटेशन हुआ था चुनावी हलकों का, ये निर्धारित करने का अधिकार भी इसी कानून में यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में था। चौथा इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 आपको ये बताता है कि जो वोटर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, यानी कि किस किस तरीके से कोई वोटर जो है अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। साथ ही साथ एक वोटर को अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए या एक भारत के नागरिक को एक वोटर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता या क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, जैसे कि उसकी एज या अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी ज़रूरी नहीं है, या उसको जिस हल्के में वो अपना वोट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहा है वहाँ का डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवासी, या जो कोई भी शर्तें देश की संसद बनाएगी, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बताता है कि एक वोटर होने के लिए एक व्यक्ति के पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से आधार या ग्राउंड है जिसके आधार पे उसको एक वोटर के रूप में रजिस्टर करने से मना किया जा सकता है। यानी कि जो पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 326 को पढ़ा था, जो ये बोलता है कि देश की संसद जो है वोटर्स के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कानून बना सकती है, तो इसी का उपयोग करते हुए जो कानून है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है। यानी कि फिर से हम लोग अगर इसको देखते हैं तो आर्टिकल 81, 170, 171 और 326 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 पारित किया गया है। अब चलते हैं दूसरे कानून की तरफ। दूसरा लॉ है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बताता है कि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद यानी कि देश की संसद और राज्य की विधायिका के लिए जो चुनाव होंगे वो किस तरीके से होंगे, उसका डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वो आरपी एक्ट 1951 में दिया गया है। आरपी एक्ट 1951 हमको बताता है कि एक एमपी और एमएलए चुने जाने के लिए एक व्यक्ति के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके आधार पे एक व्यक्ति एमपी या एमएलए बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है। यानी कि सांसद या विधायक बनने के लिए योग्यता और अयोग्यता का जिक्र जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है। यही एक्ट 51 हमको बताता है कि जो इलेक्शन है उसकी नोटिफिकेशन कौन इशू करेगा, इलेक्शन को पूरा करवाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन सा प्रशासनिक तंत्र इसमें काम करता है। इसी कानून का जो आर्टिकल 29 है कि धारा 29A हमें बताती है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल अपना रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास करवा सकते हैं। इसी एक्ट में ये प्रावधान भी है कि किन किन कारणों के आधार पे, यानी अगर भ्रष्ट आचरण के आधार पे किसी जगह पे इलेक्शन हुआ है या फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो इलेक्शन को रद्द भी किया जा सकता है। इसके साथ अगर इलेक्शन से जुड़े हुए कोई डिस्प्यूट या विवाद उठता है तो किस तरीके से उसके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है, क्योंकि आर्टिकल 329 जब हमने कल पढ़ा था तो उसमें ये जिक्र था कि इलेक्शन से जुड़े हुए जो भी विवाद या डिस्प्यूट है उसको किस अधिकारी के सामने उस डिस्प्यूट के लिए पिटीशन फाइल की जाएगी और किस तरीके से की जाएगी, ये निर्धारित करने का अधिकार देश की संसद के पास है। तो 329 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए आरपी एक्ट 1951 पारित किया गया।
और इसमें जो पार्ट एच में धारा 80 है जो बताती है कि इलेक्शन डिस्प्यूट की पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी और उसके खिलाफ अगर कोई उसको चैलेंज करना है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 देश में चुनाव से संबंधित जो भ्रष्ट आचरण या करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और चुनाव से जुड़े हुए अपराध इलेक्शन ऑफेंसेस हैं उनको डिफाइन करता है, जिसके आधार पे एक एमपी या एमएलए को अयोग्य यानी कि डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण जो भी 1.5 साल पहले राहुल गांधी हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था क्योंकि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा उनको मान आने के केस में सुनाई गई थी। तो आरपी एक्ट 1950 ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई जा चुकी है तो वो मंत्री या एक सांसद या विधायक बनने के लिए अयोग्य होगा। तो यानी कि ये कुछ ग्राउंड में से एक है, लेकिन हमारे लिए जानना ये इम्पोर्टेंट है कि आरपी एक्ट 1951 में करप्ट प्रैक्टिसेस यानी कि भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध यानी कि इलेक्टोरल ऑफेंसेस का जिक्र किया गया है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि सीमांकन अधिनियम 2002। ये 4 सीमांकन अधिनियम या कमीशन अब तक बन चुके हैं। सबसे पहला 1952, फिर 62, फिर 72 और 2002 में। डिलिमिटेशन कमीशन को बनाने का उद्देश्य क्या है? जैसा हमने देखा था कि आरपी एक्ट 1950 में सबसे पहले सीमांकन किया गया था, यानी कि जो चुनावी हलके हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण डिमार्केशन आरपी एक्ट 1950 में किया। लेकिन समय समय पे जो है इन जो बाउंड्रीज हैं उनको एडजस्ट करने या अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, कुछ क्षेत्रों में माइग्रेशन या पलायन भी हो जाता है जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज होती है। जैसे कि बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से लोग पलायन करके चले जाते हैं। तो समय समय के ऊपर जो है चुनावी हलके हैं उनकी सीमाएं या उनकी बाउंड्रीज को एडजस्ट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो 330 और 332 आर्टिकल है वो एससी और एसटी को के लिए कुछ सीटों के रिजर्वेशन का प्रावधान करते हैं देश की संसद और राज्य की विधानमंडल में। तो उसके लिए भी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, चुनावी हलकों की सीमाएं हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो इसी टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है। अभी वर्तमान में जो डिलिमिटेशन कमीशन के अनुसार देश में जो सीटें हैं वो 2026 तक फिक्स है और इसके लिए जो जनसंख्या है वो 2001 के लिए ली गई है। जो 1991 है वो मिसप्रिंट है, यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार एससी एसटी की सीटों का प्रोविज़न किया गया है और 2001 की जनगणना के अनुसार ही टोटल नंबर ऑफ सीट है उनको फिक्स किया गया या डिलिमिटेशन उनका किया गया है। जो सीमांकन अधिनियम है या कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करते हैं। इस अपॉइंटमेंट में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग से सलाह करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह करने के पश्चात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। अब इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं, यानी कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसमें पहले मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, दूसरे मेंबर होते हैं इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और तीसरे होते हैं जिस राज्य के लिए सीमांकन अधिनियम बनाया गया है, क्योंकि जो सीमांकन अधिनियम है वो हर स्टेट के लिए अलग से बनता है। तो जिस राज्य से के लिए सीमांकन अधिनियम बना है उस राज्य के निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर, इन 3 मेंबर से मिलके सीमांकन अधिनियम बनता है। सीमांकन अधिनियम के बारे में जो आगे 2 बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले ये है कि सीमांकन अधिनियम जो भी ऑर्डर को पास कर देता है, यानी कि चुनावी हलकों के निर्धारण के जो भी ऑर्डर वो पास करता है वो ऑर्डर फाइनल होते हैं और इन ऑर्डर्स के खिलाफ देश की किसी भी कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट या ना सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। दूसरा प्रोविज़न ये है कि जो भी ऑर्डर सीमांकन अधिनियम पारित करता है, निर्णय पे पहुंचता है, वो ऑर्डर्स देश की संसद और जिस राज्य के लिए वो बना है उस राज्य की
लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के सामने रखे जाते हैं, और देश की संसद और राज्य की विधानसभा या विधान परिषद है, उसके पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो सीमांकन अधिनियम के ऑर्डर्स को चेंज कर सके या उसमें बदलाव कर सके। तो यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने 3 चुनावी कानून यानी कि इलेक्शन लॉज के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है इससे आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको टैकल कर पाएंगे। इसमें जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के अलावा एसएससी या ग्रुप सी और डी के लिए जो एग्ज़ाम है उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन इम्पोर्टेंट है, और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इम्पोर्टेंट है। अदर एग्ज़ाम में जो पूछा जा सकता है वो उसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 वोटर्स की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। देश की संसद और राज्य की विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव में एक्चुअल नंबर ऑफ सीट कितनी होगी और स्टेट वाइज उनको कैसे बांटा जाएगा ये प्रिंसिपल डिसाइड करता है। और वोटर लिस्ट जो है उसका प्रोविज़न इसमें है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एमपी और एमएलए के लिए क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। साथ ही ये भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध यानी कि करप्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्शन ऑफेंस के बारे में बताता है। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसके बारे की धारा 29A जो याद रखी जा सकती है, उसका जिक्र रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से इलेक्शन करवाएगा, कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल होंगे, क्या प्रोसेस होगी और किस तरीके से मतगणना होगी, और अगर गलत तरीके से चुनाव हुआ है तो किस तरीके से चुनाव को रद्द किया जाएगा, ये सभी प्रावधान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है। उम्मीद है इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको आंसर कर पाएंगे। थैंक यू।